शॉर्ट टाइम में अमीर बनना, बहुत जल्दी कमा लेना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे यही चल रहा है, कैसे आप करोड़पति बने, कैसे लखपति बने। तो क्या ये करोड़पति लखपति स्कीम के तहत बनना चाहिए या फाउंडेशन मजबूत करके बनना चाहिए, क्योंकि बात जीवन की। सर देखो, मेरे हिसाब से फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, पैसा आप कितना भी कमाओ, पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और, अभी आप एक अच्छा खासा स्टूडियो बना रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा लंबा चौड़ा, तो कोई बड़ा प्लान है? सर बिल्कुल बड़ा प्लान यही है कि मैं अपने काम को थोड़ा और बढ़ाऊं। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द एजुकेटर शो। आज द एजुकेटर शो में एक अच्छे एजुकेटर, अच्छे यूट्यूबर और एक अच्छे इंसान, तो आज हम बात करेंगे मनस्थिति के ऊपर और टेक्निकल योगी यानी योगेंद्र सर से। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। देखो, आप आए थे राजस्थान और मैंने वादा किया था कि मैं आ जाऊंगा ऑफिस में आपके, और सर। देखो कितना जल्दी आ ही गया बस। और सर थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग 2 घंटे से बात कर रहे हैं, तो जो बातें आपने बताई हैं, जो आपकी जर्नी रही है, तो मैंने कहा क्यों ना यूथ के लिए रिकॉर्ड किया जाए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा उनको भी पावर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सवाल आपके लिए कि आपका अपना जो बचपन था वो कहाँ गुजरा और किन परवरिश में गुजरा, क्योंकि बचपन से हमारा जवानी कनेक्ट है और हमारी ग्रोथ कनेक्ट है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि बचपन को आप कैसे देखते हैं, किस एज से किस एज तक? मैं बचपन को देखता हूँ जब बच्चा लॉजिकल हो जाता है। ओके, क्योंकि मैं अभी भी बचपने में ही समझता हूँ। अच्छा, ठीक है। आदमी का दिल बच्चा होता है। तो देखिए, बचपने की जहाँ तक बात है, तो जब एक स्टार्ट ही होता है बच्चे की जर्नी, तो मेरे पिताजी टीचर थे और जैन स्कूल में हेडमास्टर थे वो। ओके। मैं अलवर में रहता हूँ फिलहाल, लेकिन अलवर एक जिला है और उसकी ठीक एक है। तहसील है तिजारा, तो वहीं मैं पला बड़ा हूँ। ठीक है। और मैं पापा के स्कूल में ही पढ़ता था। हाँ। और पिताजी थोड़ा सख्त टीचर थे, अच्छा। तो हमने कभी कोई गेम नहीं खेला, हाँ। कभी कोई आउटर में जाके हम लोग ना कंची नहीं खेले, हाँ। पतंग नहीं उड़ाई, कुछ क्रिकेट नहीं खेला। हाँ, हाँ। और हमारे पिताजी क्या करते थे, बोध कथाएं पढ़ाते थे हमें शुरू से। अच्छा। जब मैं दूसरी क्लास में था तभी बोध कथाएं पढ़ाते थे, प्रभु आश्रित जी की, चतुर्सेन शास्त्री जी की बोध कथाएं, या फिर हितोपदेश की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां। अच्छा, ठीक है। तो बचपन से ही मतलब पढ़ाई से बहुत लगाव हो गया था कि सिलेबस के बाहर की बुक्स पढ़नी है, बाहर की बुक्स पढ़नी है। और छठी क्लास तक मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बोध कथा। उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल अप होता गया, साहित्य में चला गया मैं, धीरे धीरे साहित्य की बुक्स पढ़ने लगा। मैंने शिवानी पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ा, अमृता प्रीतम पढ़ा, फिर ओशो भी पढ़ा। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं गुरुकुल में चला गया। हरियाणा में कुंडखोल में गुरुकुल है, आचार्य सत्यप्रिय जी के पास। वो उसमें एज क्या थी आपकी, किस क्लास में थे? बहुत छोटा ही था मैं, आई थिंक शायद 4th में होऊंगा, आई थिंक। अच्छा। हाँ, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी, बहुत छोटी एज में था जब उस टाइम। फिर जब गुरुकुल में गया तो वहाँ पे संस्कृत पढ़ी हम लोगों ने। हाँ। संस्कृत अष्टाध्यायी पढ़ी और ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ी, उपनिषद पढ़े। ठीक और उस टाइम ऐसे नहीं रहते थे हम लोग, ऐसा वो लंगोट बांध के और चोटी लगा अच्छा, के वो पूरा। पूरा, हाँ। हाँ। और बासर पे कोई बाल नहीं, बस एक चोटी रहती थी, गाय रहती थी, गाय की सेवा करते थे, वहीं पढ़ते थे और संस्कृत पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ काफ़ी अच्छा था, मैं स्टेज पे प्रवचन देने लग गया था संस्कृत के। अच्छा। और पापा खुद भी पोएट थे, तो वो भी काफ़ी कुछ लिखते थे, तो मुझे कहते थे कि आप बोलो, तो मैं वीरस की कविताएं सुनाता था। ओके। और 8 साल की एज में ही मैं स्टेज पे आ गया था गुरुकुल में ही? हाँ, वहाँ से मैं सुनाने लग गया था कविताएं और देशभक्ति कविता सुनाता था। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं 8वीं क्लास के बाद 9वीं में क्लास में गया हूँ, तो मेरे पिताजी क्या एक्सपायर हो गए अचानक से। उसके बाद का जो है वो बचपन, तो अब इसको खत्म समझ लीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज भी वो बचपन जिंदा है, क्योंकि वो मैं अपील करता हूँ। 9वीं क्लास के बाद सर जो भी पढ़ाई की है सब डिस्टेंस लर्निंग से करिए और खुद से काम करते करते। बट वो जो बचपन में वो बुक पापा देके गए थे ना, वो पापा जो पढ़ाते थे, उससे एक चीज समझ में आई मुझे कि अगर वो बुक हमें उस टाइम नहीं मिलती तो फिर हम खेल कूद में चले जाते। और अगर बुक मिल गई तो हमें पढ़ने के प्रति एक डेडिकेशन आया, पढ़ने की एक रुचि आई हमारे अंदर। वो आज भी है, आज भी मुझे 2 ही शौक है, मैं ट्रैवल करता हूँ, पढ़ता हूँ। और किताबों ने जितना कुछ मुझे दिया है ना, इतना किसी चीज़ ने मुझे नहीं दिया। और उन किताबों की वजह से आज मैं हूँ कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं 9th क्लास में था और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो पढ़ाई का ही योगदान है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा होता तो पता नहीं फिर कहीं जॉब ही कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता। तो मेरे हिसाब से व्यक्ति को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन उसको आधा घंटा भी किताब पढ़नी चाहिए अपने जीवन में डेली।
अच्छा, आज की यूथ सर आप देख रहे हैं कि उनका मैक्सिमम टाइम रील्स में जा रहा है या सोशल मीडिया पे जा रहा है। शायद वही एक नतीजा है कि जो इतने आप दंगे देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या भटक जाते हैं। तो जो किताबों की जर्नी आपकी रही है, जो दोस्त किताबें रही हैं और जो आपके फादर साहब ने आपको बताया है, आज के बच्चे तो फादर और मदर को ओल्ड टाइप समझते हैं, ये भी दिक्कत है। तो फादर आपके लिए कितने स्ट्रेंथ हैं और बच्चों को अपने माँ बाप से क्या सीखना चाहिए जो आप वो नहीं सीख रहे हैं, अनभिज्ञ हैं? हाँ देखो सर, मेरा मानना ये है कि आज भी मैं कुछ काम करता हूँ तो अपनी मम्मी से सलाह लेता हूँ। अच्छा। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा टेक्नोलॉजी का काम है पूरा। हाँ। अब मेरी मदर इलिटरेचर है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर भी मैं उनसे सलाह इसलिए लेता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ, भले ही उसके बारे में वो मुझे कोई सलाह ना दे, लेकिन जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस उनको मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। तो जो भी मेरे से एज में बड़ा होता है, मदर के अलावा भी कोई अगर मेरे से एज में बड़ा है, तो भले ही वो मेरे काम के बारे में कुछ ना समझे, लेकिन वो लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे दे सकता है। और मेरा काम तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे को उसमें काफ़ी काम करते एक्सपीरियंस हो गया, बट जिंदगी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो मुझे एक वो बंदा बताएगा जो मुझसे ज़्यादा जिया है। तो मैं हमेशा बड़ों की वो सीख लेने में इच्छुक रहता हूँ। और मेरे हिसाब से आजकल के यूथ को भी अपने मदर फादर के साथ बैठना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे हूँ और सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, मैं बहुत कम रील देखता हूँ, बहुत कम शॉर्ट्स देखता हूँ। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। मैंने यार फेवरेट कोई है नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैंने यूट्यूब को एक ऐसे टूल समझा कि ये एक एजुकेशन टूल है। जैसे पहले हम बुक्स पढ़ते थे, अब यहाँ से नॉलेज लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ से नॉलेज प्राप्त करता हूँ। मैं एक ऐसे पर्सन से मिला अभी कुछ दिन पहले गुजरात में, जो बीकॉम किया है, आज वो साउंड इंजीनियरिंग में काम कर रहा है। तो मैंने पूछा आपको इतना नॉलेज कैसा है? उसने कहा मैंने साउंड इंजीनियरिंग यूट्यूब से सीखी है, अब मैं थिएटर बनाता हूँ, 200 थिएटर बना चुका हूँ। तो जब ऐसा टूल हमारे पास है जिससे हम इतना एजुकेशन ले सकते हैं, तो हमें यूट्यूब को या और भी कोई सोशल मीडिया है, वहां से ठीक है आप एंटरटेनमेंट करो, उसका एक टाइम बनाओ, हमें 1 घंटा करना है, और एक अच्छा हेल्दी एंटरटेनमेंट रखो। इसके अलावा आप नॉलेज गेन करो, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना, वो आपको आगे बढ़ाएगी हमेशा। और जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके माँ हो सकती है, पापा हो सकता है, आपके चाचा ताऊ जो भी है, उनके पास जरूर बैठो, क्योंकि वो जो आपको सिखाएंगे ना, वो आपको ना तो किताबों में मिलेगा, वो सीखने को जब मिलेगा जब आप जिंदगी के धक्के खा रहे होंगे। लेकिन अगर पहले ही सीखने को मिल जाएगा तो लाइफ के वो धक्के कम हो जाएंगे थोड़े से। अच्छा, ठीक है। और आप वैसे स्पोर्ट खेलते, मतलब खेल में रुचि रखते हैं किसी स्पोर्ट? सर रुचि रखता हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका मिला नहीं, क्योंकि पापा सख्त थे, तो शुरू से ही हम लोग बस बुक के साथ ही खेले हैं। बाकी शायद मैं कभी 1-2 बार लाइफ में क्रिकेट खेला हूँगा, बाकी इसके अलावा शायद कोई गेम मैंने खेला नहीं। तो आप अपने आप को इंट्रोवर्ट मानते हैं, एक्सट्रोवर्ट मानते हैं? सर मैं एक्चुअल में ना तो एक्सट्रोवर्ट हूँ ना ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एम्बिवर्ट हूँ। अच्छा। मतलब मैं बीच वाला बंदा हूँ। मतलब मैं क्या है, मुझे लगता है कि मेरे को आपसे बात करने पे कुछ नॉलेज मिलेगी, हाँ। कुछ अच्छा हेल्दी डिस्कशन होगा, तो मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे बात करने से कोई हेल्दी डिस्कशन नहीं हो रहा, फालतू की बातें होंगी जो लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेगी। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं रहूँगा, फिर चुप रहूंगा। मैं बातूनी भी बहुत हूँ, चुप रहने वाला भी बहुत हूँ। डिपेंड करता है मैं कहाँ पे किसके साथ क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप एक हेल्दी डिस्कशन करते हो, उससे आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड होती है। लेकिन आप हेल्दी डिस्कशन नहीं कर रहे, आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो जिसका आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसे गपशप कर रहे हैं, वो शायद मेरे हिसाब से बेकार है लाइफ में। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे आपका बचपन थोड़ा, फादर स्ट्रिक्ट थे, गुरुकुल में गए, वहाँ पे चलो आपको तो अच्छा परवरिश मिल गया, इसलिए भी आपका फाउंडेशन बन गया। जिन बच्चों को परवरिश नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों को परवरिश नहीं मिली है, तो आजकल देखता हूँ कि शॉर्ट टाइम में अमीर बनना, बहुत जल्दी कमा लेना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे यही चल रहा है, कैसे आप करोड़पति बने, कैसे लखपति बने। तो क्या ये करोड़पति लखपति स्कीम के तहत बनना चाहिए या फाउंडेशन मजबूत करके बनना चाहिए, क्योंकि बात जीवन की है? सर देखो, मेरे हिसाब से फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, पैसा आप कितना भी कमाओ, हाँ। पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यूट्यूबर जिन्होंने बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे की समझ नहीं है, पैसे को उड़ा भी रहे हैं। आज ऐसे कई यूट्यूबर है जो किसी टाइम पीक पे थे और काफी अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, अब उनका जब डाउनफॉल आया तो उनके पास 1 भी रुपया नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पैसे की समझ नहीं थी उनके अंदर, उस पैसे को सेव नहीं किया। उन्होंने कहा जैसा आ रहा है वैसा जा रहा है। वो चीज जब आती है तो आप कितना भी पैसा कमा लो फिर बेकार है। क्योंकि बूढ़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जो
मतलब कहते हैं ना कि अंत तो पहाड़ का भी आ जाता है। हाँ। तो सिस्टम ये है कि एक तो पैसा कमा लेना जिंदगी में, जैसे हमने शॉर्ट टर्म से पैसा कमाना, तो पैसा कमा लेना और पैसे कमाते रहना, दोनों में फर्क है। अगर आप पैसे कमाते रहते हो, चाहे वो कम कमाओ, वो आपको जीवन में सुकून देगा और आपको एक सिक्योरिटी देगा। और एक आप सोचो शॉर्ट टर्म में बस एक बार पैसा कमा लूं, तो जैसे ही आप वो पैसा कमाओगे, बहुत जल्दी कमाओगे, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ पाओगे, आप जल्दी उड़ा भी दोगे। और फिर बाद में जब आपका डाउनफॉल आएगा, क्योंकि जीवन एक जैसा नहीं चलता, अप डाउन चलेंगे, तो जब आपका डाउन आएगा ना, तब आपको फील होगा कि मैंने गलत किया। अच्छा, ठीक है सर। तो ये डाउनफॉल थोड़ा वो मैनेज करें और कुछ सेव करें। मेरा मानना ये है, मेरा जो पर्सनल, जो मेरा थ्योरी है कि लाइफ में आपको एक है ना नियम बनाना चाहिए कि भाई मैं जो भी कमा रहा हूं उसमें से 30% तो सेव करूंगा ही करूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ गई है, तो आप कह सकते हैं कि यार अब तो मेरा 50% में काम चल रहा है, तो 50 सेव करूंगा। तो मैं सर बताता हूं, जब मैं 3,000 रुपये महीने कमाता था, तब मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, 70% ही खर्च करूंगा, 30% सेव करूंगा। मैं कैसे भी करूंगा, कुछ भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं 30% सेव ही करूंगा। जैसे जैसे मेरी अर्निंग बढ़ती गई, मैं सेविंग का दायरा बढ़ाता गया कि भाई मैं 40% सेव करूंगा, 50% करूंगा। और इसी थ्योरी पे मैं आज तक चल रहा हूं। जिंदगी में आज तक ना कभी किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ी, ना कभी लिया, ना कभी दिया, 1 रुपए का उधार नहीं लिया, सब कुछ बना लिया आज के टाइम में। अभी भी बैंक बैलेंस काफी है, काफी सेविंग्स है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बैलेंस में चल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मैं उस पर पूरा डेडिकेटेड हूं। मैंने बना रखा है कि मुझे इतना % सेव करना है तो करना ही है, उसमें कोई कंप्रोमाइज में कभी नहीं करता। तो मैं आज पूरे सुकून के साथ जी रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, आपका जीवन ऐसे गया और आज भी, तो कोई एज ऐसी आपकी थी जब आप थोड़ा लड़खड़ाए, प्यार मोहब्बत में पड़ गए, या पहला क्रश जो डिस्ट्रैक्ट किया? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल तो कभी न कभी सर, मुझे नहीं, मैंने तो सर लव मैरिज की है एक्चुअल में। अच्छा। और मुझे लगता है कि नथिंग बिगर देन लव इन द लाइफ, क्योंकि ये भी सोसाइटी बिल्कुल का है। सर, प्यार लोग नहीं ना होगा कभी तो कभी क्यों? अपने पीक पे होते हैं, उसी वक्त कोई ऐसा फैसला कर देते हैं कि उनको पीछे जाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है सर, कई बार है ना, इन्फेचुएशन को ही लोग लव समझते हैं। किसी समय लगाव हुआ, हमको लगता है लव हो गया उससे, बट ऐसा नहीं है। लगाव और लव में बहुत फर्क है। आपका लव मैच्योर होना चाहिए। अभी तो लोग ऐसा करते हैं कि प्यार हो गया, 6 महीने बाद वो शादी करने का सोचते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मेरी बात करूं, मेरा जो लव हुआ वो 9 साल तक रहा, उसके बाद हमने शादी का फैसला किया, और उसमें भी एक मैच्योरिटी थी। हम लोग ज्यादा मिलते नहीं थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। हमने कहा कि देखो, प्यार से पेट नहीं भरेगा, और जब हम शादी हो जाएगी, मैंने एक चीज फील करी है कि एक होता है प्रेमी और प्रेमिका, वो एक रिलेशन अलग है, वहां पे एक अलग फीलिंग है, अलग तरह की बात है। जब आप पति पत्नी बन जाते हो तो वो एक अलग रिलेशन है, वहां पे प्रेम तो है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो अब फादर भी बन गया हूं, तो जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो फिर और ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। प्यार एक ऐसी चीज है सर कि एक एज में मुझे एक लड़की से हुआ, फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चा हो गया, तो मुझे बच्चे से भी प्यार हुआ। तो प्यार अपनी जगह बिल्कुल सही है, प्यार गलत नहीं है। प्यार जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचो आप बहुत कुछ कमा लोगे, बहुत कुछ बना लोगे, अब आपके पास प्यार ही नहीं है तो क्या करोगे? तो लव तो बड़ी चीज है, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए कि लव आपका मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने शादी की, 6 महीने में प्यार हुआ, शादी कर ली, बाद में वो लव मैरिज चली नहीं रही है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि पहले अपना करियर सेट करना जरूरी है। मैंने भी, जब मेरी प्रेमिका थी, मैंने उनको बोला कि भाई पहले हम करियर पे ध्यान देंगे, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरेगा, करियर बनाना जरूरी है। जब करियर बन जाएगा तब हम लोग शादी का सोचेंगे, और मैंने ऐसा ही किया सर। तो ये बताइए कि आप तो बड़े मतलब गुरुकुल से पढ़े और सिस्टमैटिक थे, तो ऐसे बच्चे को प्यार मतलब क्या ऐसा सर देखो, प्रेम जो है ना वो सबने किया है। आप आध्यात्म में भी जाओगे, भगवान का भी कुछ पढ़ोगे, प्रेम के बिना तो सर सृष्टि बन ही नहीं सकती। कहते हैं प्रेम में तो ईश्वर का निवास। तो पहला ही प्रेम हुआ या ये? सर देखो, एक्चुअल में ये पहला प्रेम, दूसरा प्रेम, तीसरा प्रेम, मेरे को लगता है कि ये वर्ड ही गलत है। अच्छा। क्योंकि आपको जब पहला किसी से आप मिलते हो, जब अपोजिट सेक्स होता है, एक एज बढ़ती है, हार्मोन चेंज होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट होता है ना, वो एक अट्रैक्शन हो जाता है किसी के लिए, और अट्रैक्शन हमारा हुआ। अब जब हम उसके ही साथ रहते हैं, उससे ही बातें करते हैं, किसी और से तो बात कर नहीं रहे, तो हमारा एक लगाव भी बनता है उससे। बट वो लव भी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें समझाने वाला कोई है नहीं। हम घर पे बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते उसके बारे में, और पेरेंट्स भी उस बारे में बात नहीं करना चाहते। बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव मैटर है। तो मेरे तो पापा ही नहीं थे, तो मैं तो किससे बात करता? तो मैंने कहा ना, मैंने साहित्य पढ़ा और साहित्य से सीखा कि लव क्या है, लगाव क्या है, और वो धीरे धीरे चीज बनी। और अब पहला, दूसरा, तीसरा इसमें मैं नहीं जाऊंगा।
मुझे एक लड़की मिली जब मुझे लगा कि अब मुझे लव हो गया है, समझ गया। और वहां मैंने फिर शादी करने का फैसला किया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ सर, आपका लव मैरिज है, लोगों का अरेंज मैरिज भी होता है। मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो लोग किसी बड़े पर्सन से सुनना चाहते हैं, सो दैट अपने थॉट को वैलिडेट कर दें। हो सकता है वो भी प्यार मोहब्बत में हो। अब शादी आपने कर लिया, आजकल ना जो यूथ है, अगेन यंगस्टर बोल रहा हूँ, वो शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, कहावत है शादी जो लड्डू है वो खाओ तो भी पछताओ, ना खाओ तो भी। अब शादी आपने कर लिया, अब क्या है, लड़का लड़की मैच्योर नहीं है, शादी कर लिया तो दोनों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा हो गया और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो एक मैरिज लाइफ को कैसे बैलेंस्ड करना चाहिए? तू मैं तो हर रिश्ते में होता है, आपका ओपिनियन क्या है? सर मुझे लगता है कि जब आप रिलेशन स्टार्ट करते हो ना किसी से, वो सच से करो। अगर आप झूठ से कोई रिलेशन स्टार्ट करोगे तो बाद में वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरोगे, ओके। और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आप किसी से भी रिलेशन स्टार्ट करो, आप सच से करो। जैसे मैं किसी से रिलेशन, मैं कोई दोस्त भी बनाता हूँ तो उसको बताता हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अब तुम्हें पसंद है तो अपन दोस्ती रखते हैं, अदरवाइज नहीं रखते। तो जब भी आप कोई रिलेशन स्टार्ट सच से करोगे ना, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा ही हो गए, आज तक कभी कोई हॉट एक्सचेंज भी नहीं हुआ है। उससे पहले हम 9 साल भी रहे रिलेशनशिप में, आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत ही सच से करी थी। ग्रेट, बहुत ही जब शुरुआत सच से हो गई तो सामने वाली को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और मुझे उससे नहीं है, क्योंकि दोनों का सच एक दूसरे के सामने है। आज हमने अपनी उम्मीदों से ज्यादा कुछ बना लिया, तो वो हमारे लिए एक है ना रिवॉर्ड हो गया कि कुछ ज्यादा ही मिल गया, इतना सोचा भी नहीं था। बट शुरुआत हमने सच से ही करी थी। Great. मैंने कभी, जब हमको लगता है ना, आजकल सर तरीका अलग है। आजकल लोग सोचते हैं कि यार ये लड़की मुझे पसंद है, मैं इसको इंप्रेस करना चाहता हूं, तो हम झूठ से रिलेशन शुरू कर देते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कभी तो ये भांडा फूटेगा। जब फूटेगा तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, कई बार मैंने ये देखा है कि जब आप एक रिलेशन में होते हो, जैसे मान लो एक पति पत्नी के रिलेशन में हो, मेरे हिसाब से दोनों में ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में किस बात का ईगो? वैसे तो ईगो होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में कभी भी, लेकिन कम से कम एक रिलेशन के बीच में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पति पत्नी के बीच में ईगो होगा तो फिर वो रिलेशन किस काम का? और एक दूसरे से सब चीज तो छुपी तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो ओपन है, सब एक जैसे ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक ही लेवल पे हो दोनों, क्योंकि एक दूसरे पति पत्नी अर्धांगिनी है वो, तो उसमें किस बात का ईगो? तो जब अब ईगो नहीं रहेगा ना सर, तब बहुत बढ़िया होगा। प्रेम सर ऐसी चीज है, आपने प्रेम की बात करी थी, प्रेम ऐसी चीज है सर, प्रेम में एक ताकत है। वो ताकत क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास 4 रोटियां हैं, 2 लोग बैठे हैं, लेकिन दोनों में प्रेम नहीं है सर, तो एक रोटी की भूख उसको और एक की मुझको है। रोटी 4 है, फिर भी हम लड़ते रहेंगे और ये चारों रोटी कोई और खा जाएगा। और अगर मान लो एक रोटी की भूख उनको है और एक हमको है, लेकिन आपस में प्रेम है, एक बॉन्डिंग है, रोटी एक ही है, हम आधी आधी खा के खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है, और यही प्रेम की ताकत है। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब तो रही प्रेम की बात, अब ये भी है कि लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता, खुशियां हैं तो डिप्रेशन भी है। अच्छा, पहले डिप्रेशन टेंशन का लेवल अलग था, आज डिप्रेशन का टेंशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि मनस्थिति सबकी हिली पड़ी है, नॉलेज सोर्स बढ़ गए हैं, वैलिडेशन का है नहीं, वैलिडेट हो नहीं पाता नॉलेज, तो लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो जब आप डिप्रेशन में जाते हैं या जब गए होंगे, तो आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? सर मैं कोई खास डिप्रेशन में कभी नहीं गया, ठीक है। क्योंकि साहित्य ने मुझे बचा के रखा, क्योंकि साहित्य पढ़ने से आप बहुत सारे लोगों के स्टोरीज पढ़ते हैं। बेसिकली साहित्य ऐसा लिखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं घटित हुआ है। ठीक है। तो जब आपने एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ के बारे में पढ़ लिया तो आपको काफी चीजें समझने को मिल जाती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिप्रेशन कभी होगा नहीं अगर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैं करता हूँ। जब आपको लाइफ में बहुत कुछ मिले तो आपका एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ऊपर वाले के प्रति कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया, बट बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा ईगो नहीं रखना है, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है। तो जब आपका डाउनफॉल होगा तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप नॉर्मल हो। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब कुछ आता है तो हमारे अंदर एक शो ऑफ करने की भावना आती है, एक ईगो आ जाता है, और जब हमारा वो चला जाता है तो जिन लोगों के सामने हमने शो ऑफ किया अब उनको कैसे मुंह दिखाएं, वो ही हमारे लिए बेकार हो जाते हैं, और वहां हम चलते हैं डिप्रेशन में। अगर आप अपनी लाइफ को नॉर्मल लेके चलेंगे कि कुछ आ रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट हम बहुत ज्यादा ईगो शो ऑफ में नहीं आ रहे, तो डाउन भी जा रहे हो ना आप, तो आप नॉर्मल रहोगे। यही वो तरीका है जब आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो।
दूसरा ये है कि आप थोड़ा रियलिटी से भी रहे, जो रियलिटी है ना लाइफ की, थोड़ा सा उससे टच रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचें। अगर आप ज्यादा कल्पना में सोचने लगेंगे तो कल्पनाएं टूटती हैं सर, उम्मीदें टूटेंगी 100%, तब आप डिप्रेशन में जाओगे। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल लाइफ को देखोगे, लाइफ को जीना प्रैक्टिकल है, तो मुझे लगता है सोचना भी प्रैक्टिकल चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल में सोचते हैं ना, आपको लाइफ में कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। मेरे को कभी कोई खास डिप्रेशन नहीं आया, मैं हमेशा से प्रैक्टिकल रहा लाइफ में, आज भी बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ओके, ठीक है। तो डिप्रेशन आप सही कह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रेशियो जब बढ़ जाता है, हम लाइफ से या किसी से भी हाईली एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब की दुनिया में भी आपका एक बड़ा नाम है, एक क्रेडिबिलिटी है आपकी, मतलब आपके फेस को एज अ सम्मान से लोग देखते हैं, लेते हैं। कई लोगों के आप आइडियल हैं, गुरु भी हैं, लोग मानते हैं आपको। ठीक है, तो जब ये शोहरत आपको मिली, जब पता चला, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं आप? क्योंकि ये तो चकाचौंध की दुनिया है, यही तो आदमी खराब हो जाता है, यही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं आप? तो सर हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता हम रूखी रोटी खाते हैं, और फिर थोड़ा बहुत पैसा आता है चटनी से रोटी खाने लगते हैं, फिर और पैसा आता है हम सब्जी से रोटी खाने लगते हैं, और पैसा आता है तो हम तेल की जगह कुछ घी में सब्जी को छौंकन लगाते हैं, थोड़ा और पैसा आता है फिर बटर में सब्जी का छौंकन लगाएंगे, और बहुत पैसा आ गया हम ऑलिव ऑयल में बना लेंगे। अब और भी पैसा आ गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? एक अंत तक तो पहुंच गए, एक लेवल के तो बाद। कोई काम का नहीं है ना वो पैसा। हाँ। क्योंकि आदमी के पास कुछ भी पैसा हो जाए, मेरा मानना आदमी कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ बना ले, वो रहेगा जीवन भर एक कमरे में और खाएगा 2 रोटी, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। बाकी जीवन में जो भी कुछ है वो भौतिक सुख है। बहुत एक सुख। अभी मैंने अपनी टीम के एक मेंबर से कहा कि भाई हमने 3.5 लाख का एक ड्रोन परचेस किया, तो मैंने कहा 3.5 लाख का ड्रोन मेरे पास है, इस बात का मैं क्या घमंड करूं? उसका रीजन ये है कि ये ड्रोन मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि वो मेरे काम में सहायक है, लेकिन अगर मेरा काम कुछ और होता तो ये मेरे कोई काम का नहीं था। तो वो जो भी चीज है हमारे पास भौतिक सुख के रूप में, वो एक भौतिक सुख ही है और कुछ भी नहीं है। और जो हमारा लाइफ जैसे चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो सहायक है, बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई शोहरत वोहरत ऐसा कुछ है। मैं बस अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपना काम करने में मजा आ रहा है। मैं पहले भी सिंपल लाइफ जीता था, आज भी सिंपल ही लाइफ जीता हूं। और जब आप एक सिंपल सिटी के साथ रहते हैं ना, मैं कह रहा हूं जिंदगी आपकी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइफ में हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि लाइफ में सिंपल जियो, लेकिन थिंकिंग बहुत हाई रखो। गुरुजी ने यही सिखाया गुरुकुल में कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो जब थिंकिंग आपकी हाई होगी, लिविंग सिंपल होगी, आप जीवन में कभी परेशान नहीं होगे। अच्छा, तो यानी मेटालिक लाइफ की आपने बात किया, तो मेटालिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए क्या आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हैं? जैसे बुक पढ़ना या पूजा करना, ये सुनने में आया है कि उसे जो शक्ति मिलती है वो एक अलग शक्ति मिलती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सर, मैं इस बारे में बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, और मैं मंदिर में भी कोई खास जाना पसंद नहीं करता। अब आप कहोगे क्यों, क्या ये गलत है? नहीं, ये बहुत सही है। जो लोग जाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ईश्वर के प्रति ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव फॉर समवन होना चाहिए। अब अगर किसी को मूर्ति पूजा करके वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी को लगता है कि यार भगवान मेरे जैसा बंदा है, भगवान तो हर जगह है, बस वो देख रहा है मुझे, मैं सीसीटीवी से डर जाता हूं, फिर मैं ये क्यों नहीं डर जाता कि भगवान तो हर जगह से देख रहा है। तो जब मुझे ऐसा लगता है तो फिर मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे ऐसा काम करना है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मेरे लिए सर धर्म का मानना यह है कि कोई भी ऐसा काम जो मुझे थोड़ी दिन की खुशी देता है लेकिन आपको दुख पहुंचा रहा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा धर्म है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं ना, इससे मैं लोगों के लिए क्या अच्छा कर रहा हूं, और मेरी वजह से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा। उसमें ही मैं ईश्वर की पूजा समझता हूं। मुझे लगता है मैं सही काम कर रहा हूं। मेरा मंदिर जाना व्यर्थ है अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो। मैं मंदिर जाता हूं, बहुत जाता हूं, बट ऐसा नहीं है कि मुझे डेली मंदिर जाना है। मूर्ति पूजा का ये है कि मैं सोचता हूं कि ईश्वर तो मैं आंख बंद करके भी मान लूंगा, क्योंकि भगवान तो कण कण में विद्वान है। मैं देखता हूं मैं जो कर्म कर रहा हूं ना, वो कैसा है, वो कर्म से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या इससे ईश्वर खुश होगा? और मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं पूर्ण आस्तिक हूं। मंदिर भी जाता हूं, कोई ऐसा नहीं है, मस्जिद भी जाता हूं, गुरुद्वारे भी चला जाता हूं, हर जगह जाता हूं। समझ गया। मुझे लगता है हर जगह भगवान है, आप में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। और जब भगवान सब जगह, तो मुझे एक स्पेशल जगह जाके
पूजा करना व्यर्थ लगता है। आप उनको जानना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर जान गए तो पता चला हम किसी बुराई कर रहे हैं, उधर जाके पूजा कर रहे हैं, ठीक है। सर मेरा एक ही मानना है कि मैं जो भी कर रहा हूं ना, हाँ कोई बड़ा सीसीटीवी जो देख रहा है, हाँ, और ये ख्याल जब आपके जीवन में होगा ना, आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, जरूरत आप सब कुछ अच्छा करोगे। ग्रेट। चलिए सर, बहुत गहरी थॉट है, आप वो समझने में लोगों को वक्त लगेगा। अब दूसरी बात, क्या यही सब रीज़न था जो YouTube ने आपको दूर से पहचान लिया? क्योंकि इतने सारे क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, तो YouTube ने आपको ही क्यों चुना? दूसरी बात कि YouTube चुनने के बाद आपने भारत के लिए क्या क्या किया, इस कम्युनिटी के लिए कोई क्या बदलाव किया तो क्या क्या किया, और अभी क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर, मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे को ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर बनाया जाएगा, और मैं इंडिया का पहला कंट्रीब्यूटर हूँ, इनवाइट ओनली हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई प्रोग्राम भी। इनवाइट ओनली क्या होता है सर एक्चुअल में क्या, कंट्रीब्यूटर के लिए एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है, अच्छा, उसका अप्रूव होगा नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि अप्रूवल रेशो कम है, लेकिन मुझे इनवाइट किया गया कि एक कंट्रीब्यूटर आप बन जाइए। मेरे को पता भी नहीं था कि एक कंट्रीब्यूटर होता क्या है, तो मैंने पूछा कि भाई कंट्रीब्यूटर क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में अभी यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसके यूजेज है, तो हम इंडिया में एक कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो हमारा ऑलरेडी पहले से चल रहा है, जी। तो हम उसमें कुछ आपको लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरा काम क्या होगा? बोले कुछ नहीं, आप अपनी कंपनी को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे साथ भी कुछ कीजिए। तो मेरे को नई चीज़ें सीखने में बड़ा शौक है, तो मैंने यस बोल दिया। उसके बाद काफ़ी सारी फीडबैक, सारा काम जो है ना सर वो FCS पे चलता है, फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशन पे। तो धीरे धीरे आज हिंदी में, आज की अगर बात करें तो आज 2-2.5 साल बाद हम जब कंट्रीब्यूटर बैठते हैं, अब हमारी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे, बहुत सारे हम ग्रुप में मीटिंग्स करते हैं। आज यूट्यूब में काफ़ी बदलाव हुए, जैसे हिंदी चैट आया, यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया हिंदी में आया, पहले सिर्फ इंग्लिश में था। अच्छा, ये काफ़ी बड़े बदलाव हुए इंडिया के लिए, हाँ। और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे बदलाव है, और भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे फीचर हमें अर्ली एक्सेस मिल जाता है, मुझे कोई अपडेट आती है तो एक ऑथेंटिक अपडेट मुझे मिलती है, जिसको मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। कोई भी चीज़ होती है जिसमें मुझे फीडबैक लेना है तो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं। तो एक है ना, इंटरनल टीम के साथ भी टच हो गया, और हमें लगता था कि जितनी भी कम्युनिटी है यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक फोरम भी लॉन्च हुआ, अभी एक हिंदी में फोरम भी है यूट्यूब पर, मतलब आप हिंदी में भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, उस पर हम लोग प्रोडक्ट एक्सपर्ट है जो रिप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, पहले हिंदी नहीं था। तो जो अपने गांव से हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है, वो हिंदी में ही बात करना चाहते हैं, हिंदी में चैट, उनके लिए काफ़ी ईजी हो गया, और आने वाले टाइम में इसमें और भी धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो एक मास ऑडियंस है इंडिया के अंदर, और हम लग रहे हैं उसके पीछे। कुछ भी हमें लगता है कि यूट्यूब पे कुछ गलत हो रहा है तो हम टीम को रिपोर्ट करते हैं, तो वो उस पर एक्शन लेते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, उसको और अच्छा कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। और हमारी पूरी टीम है, मतलब बहुत सारे कंट्रीब्यूटर अलग अलग प्रोडक्ट में, जैसे मैं यूट्यूब से हूँ, कोई गूगल मैप से है, कोई गूगल ड्राइव से है, ऐसे पूरा। अभी मैं लास्ट 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट मैंने किया सिंगापुर जाके, एशिया पैसिफिक का एक गूगल प्रोडक्ट सबमिट हुआ था, वहाँ पे हम और भी कंट्रीब्यूटर से मिले अलग अलग कंट्रीज से। तो लगा कि एक कम्युनिटी है, एक नया एक्सपीरियंस हुआ आपको। बिल्कुल। तो अभी अच्छा लग रहा है, साथ में काफ़ी कुछ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन यूट्यूब को भी अच्छा लग रहा है, यूट्यूब को भी ये लग रहा है कि वो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हम लोग पूरा फील्ड में है, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो वो भी हमसे फीडबैक लेते हैं। उनको भी लगता है कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे जब आप गए तो आप जो डिस्कशन था या जो बोलना था, इंग्लिश में बोले या अपने मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा? सर मैं हिंदी को ही प्रेफर करता हूँ। अच्छा। लेकिन देखो ऐसा है नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे इंग्लिश से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी, हाँ। हाँ, लेकिन जब मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपना हिंदी आगे रखता हूँ। मातृभाषा को हम हमेशा बिल्कुल। support करते और गूगल का तो सर नेचर ही बहुत अच्छा है। गूगल का तो मतलब ऐसा नेचर है ही नहीं कि अगर आपको इंग्लिश कमजोर है आपकी तो आप अनपढ़ हो, ऐसा नहीं है। गूगल का तो नेचर ऐसा है कि सर आपका लैंग्वेज जो है वो आपका चॉइस है, क्योंकि आज तो हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, गूगल तो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है सर। कुछ ऐसी जगह जहाँ वियतनामीज ही बोली जाती है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जैपनीज ही बोली जाती है, उसे तो सब जगह काम करना है ना, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपकी नॉलेज है ना, वो मेन चीज़ है। क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है सर, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं आगे नहीं जा सकता, तो क्या ऐसा है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है? सर देखो, थोड़ा बहुत इंग्लिश हम सबको आता है, और अगर हमको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत आता है अब हम फंस जाएंगे, वो बहुत बड़ा पता नहीं कैसे सोच लेते हैं वो लोग। मैं काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई,
और धीरे धीरे जब आप बात करते हो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है, आपको वहीं जाने की जरूरत नहीं है तो लैंग्वेज ही वो। एग्जैक्टली। और मैं तो कहूँगा इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी, मैं जैसे किसी कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड अडॉप्ट करने के ट्राई करता हूँ, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश हम सबको आती है, जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, हमारी वो लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। और जहाँ मौका मिले वहाँ हिंदी बोलने से आप कतरा होगा। समझ गया, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, और इंग्लिश सर बहुत इजी लैंग्वेज है। आपने सुना होगा ना कि इंग्लिश 1 महीने में सीखें, 3 महीने में सीखें। आपने कहीं ये नहीं लिखा देखा होगा कि हिंदी 1 दिन में सीखें, हिंदी 1 महीने में सीखें। तो हिंदी एक टफ लैंग्वेज है सर। हिंदी के पास वर्ड बहुत है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड है सर। और भाव है, भाव है सर। हिंदी भाव हम चाचा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, ताया बोलते हैं, काका बोलते हैं। इंग्लिश में बस अंकल बोलते हैं। अब चाचा वर्ड ही नहीं है उनके पास। चाचा प्रणाम और अंकल जी प्रणाम में लगता है अधूरा सा है। हाँ, कुछ मिसिंग है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ हिंदी को जब हम ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश में, ट्रांसलेशन में भाव नहीं है। जो चीज अगर हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी में जो हमारे भाव निकलेंगे वो कभी इंग्लिश में नहीं निकल सकते। ग्रेट सर। अच्छा, एक और, अभी आप एक अच्छा खासा स्टूडियो बना रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा लंबा चौड़ा, तो कोई बड़ा प्लान है? सर बिल्कुल बड़ा प्लान यही है कि मैं अपने काम को थोड़ा और बढ़ाऊं। अच्छा, कुछ और चैनल्स ओपन करूंगा, कुछ अलग अलग मेरे को और भी चीज़ों की नॉलेज है, वो लोगों को नॉलेज, मेरा सारा का सारा मैं जस्ट एक एजुकेशन देना चाहता हूं लोगों को। ठीक है। मैं खुद भी सर रोज सीखता हूं, आज भी सीखता हूं। तो मुझे मेरा एक ही मानना है, जितना मैं सीखता हूं बस उतना लोगों को सिखाऊंगा। अच्छा, आप हर दिन काम करना पसंद करते हैं? आप क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं अपने डे का, महीने सर का? देखो मैं इसका या ऐसे ही? बिल्कुल, मैं कभी छुट्टी की नहीं आज तक। अच्छा, जब से मैंने चैनल बनाया, आज 7 ईयर चल रहे हैं, कभी आज तक छुट्टी नहीं की। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, रात तक पहुंचूंगा, लेकिन वीडियो रास्ते में आ जाएगी। अच्छा, वीडियो डेली आती है और मैं शेड्यूल करके चलता हूँ पूरा। मेरे पास, मैं एवरग्रीन कंटेंट पे काम करता हूँ और थोड़ा ट्रेंडिंग कंटेंट पे काम करता हूँ। तो एवरग्रीन कंटेंट मेरे पास करीब 1 महीने के आसपास का एडवांस बना होता है, जो शेड्यूल होता है। ओके। और अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आया या कोई अपडेट आ गई तो मैं जहां भी जिस सिचुएशन में हूं वहां से वो वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इंडो पाक बॉर्डर घूमने गया था, वहां पे एक अपडेट आई, मैंने वहीं पर ही वीडियो बना दिया। और एवरग्रीन मेरा हमेशा शेड्यूल रहता है, वो तो आएगा ही आएगा। मैं मल्टीपल चैनल्स पे काम करता हूँ, सभी चैनल्स पे आएगा। राइट, एवरग्रीन पे सारा कुछ ठीक है। और अभी फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली सब कुछ है, तो जब बचपन में या जब आप पढ़ाई कर लिए तो सबसे पहला सपना क्या था? यार कभी मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये खरीदूंगा। सर मैंने सपना तो कभी क्योंकि कुछ, हर किसी का होता है। देखो बचपन में मैंने कभी कोई सपना देखा नहीं था। बचपन में मेरा एक ही सपना था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है। अच्छा। और मतलब ये भी नहीं पता था कि इसको जर्नलिस्ट कहते हैं। हाँ। मैं शायद 8-10 साल का था शायद, और मैंने एक जगह एक कविता पढ़ी थी स्टेज पे। तो एक पत्रकार मेरे सामने बूम लेके आए और उन्होंने मेरे से काफ़ी सारी बातें की। तो मेरा था यार मुझे ये बनना है जो ये माइक लेके आते हैं। और 12th के बाद जब मेरी 12th हो गई तो मैंने पूछा लोगों से, यार मुझे वो बनना है जो माइक लेके पूछते हैं ना। तो उन्होंने कहा यार इसको रिपोर्टर बोलते हैं, पत्रकार, जर्नलिस्ट बोलते हैं। बाद में पता चला कि जर्नलिज्म करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। फिर मैंने ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद भी जर्नलिज्म किया। और आज भी मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखा है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। और मैंने टीवी चैनल पे भी काम किया है, मेरे खुद के शो भी आए हैं। और बाद में फिर जब मैं मीडिया में हो गया तो मुझे लगा कि सर मीडिया में एक चीज़ है, लेकिन आजकल का जो मीडिया है ना सर, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि एड, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक रिपोर्टर हूँ। मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि रिपोर्टर एक निर्भीक निडर होता है। लेकिन जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और वह पैसा आएगा ऐड से। और ऐड देने वाले के खिलाफ अगर मुझे कुछ पता है तो मैं कैसे बनाऊंगा? और अगर मैं बना भी लाऊंगा, मेहनत भी करूंगा, तो एडिटर कैसे लगाएगा उसको? कट हो जाएगा। थोड़ा सा आज़ादी का मुझे लगा। और मैं थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं चाहता था कि यार मैं थोड़ा ऑनेस्ट हूँ। मुझे लगता था कि मैं पैसे के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। मुझे कंप्रोमाइज़ पसंद नहीं है। आर्टिस्ट हूँ, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं बचपन से चाहता था कि मेरे को मीडिया में काम करना है, तो अभी कर लिया। अभी कुछ ऐसा करेंगे जहाँ मुझे, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। और पता नहीं क्या तभी यूट्यूब आ गया और यूट्यूब पे मैंने शुरुआत की। आज यूट्यूब पे मेरे को मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मीडिया में वो मुझे नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर ज़्यादा कमाना है तो मुझे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता था। अच्छा, आपकी हिंदी अच्छी है और हिंदी के जो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, अभिव्यक्ति, ये सब यूजली लोग यूज़ नहीं करते। तो एक तो बैकग्राउंड आपका साहित्य का, कन्वर्सेशन में आपने ये भी बोला था कि आप स्टेज पे भी
ठीक है, तो वो कितने साल का जर्नी रहा, क्या वो भी कंप्लीट इंसान बनाने में मदद किया आपका? सर बिल्कुल, मैं तो 8 साल का था तभी स्टेज पे आ गया था। हाँ। और पहले मैं पोएट था, मतलब पोएम सुनाता था, वीर रस की कविताएं सुनाता था, पापा लिखते थे। उसके बाद धीरे धीरे थिएटर अच्छा, आगे में। बढ़ने से कोई कविता याद होगी? हाँ सर, कविता तो कोई बहुत सारी प्लीज। याद है। तो पहले बचपन में हम सुनाते थे कि उठो जवानो, देश दशा को उत्थानो, सीमाओं की रक्षा करनी आज़ादी के परवानो, कश्मीर चुनौती दे रहा, बलिदान बुलावा दे रही, बिना क्रांति के शांति नहीं है, रोज की घटना कह रही। ओके। तो इस तरह की सर हम वीरस की कविता सुनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा जिंदगी के बारे में समझने लगे, फिर श्रृंगारस भी लिखा, फिर धीरे धीरे क्या थिएटर में से टच हो गया, तो थिएटर में घुस गए, फिर नाटक वगैरह हम करने लगे। तो फिर ये था कि पापा जब एक्सपायर हो गए तो मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं मुंबई जाके स्ट्रगल करूँ, और उसके लिए मेरे को मेरी मदर को छोड़ के जाना पड़ता। तो मेरे को लगा कि जब पापा चले गए, मैं बड़ा हूँ, पगड़ी मेरे सर पे बन गई है, तो अब घर की जिम्मेदारी मेरी, तो मदर की सेवा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा मैं मुंबई तो नहीं जाऊँगा, मदर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसके अलावा कुछ भी करूँगा। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँगा फिर। तो मैंने सोचा कि मेरे को काफ़ी नॉलेज है, मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, तो एजुकेटर बन जाता हूँ। एजुकेटर कहाँ बनेंगे, बस तभी यूट्यूब आ गया सर, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि मेरा सारे सपने पूरे हो गए। मैं कैमरे के सामने भी हूँ, एजुकेटर भी हूँ, मदर के पास भी हूँ, और मुझे जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा मिल गया है। मतलब इतना मेरी कोई उम्मीद थी नहीं कभी। अच्छा, सुबह आप कितने बजे उठ जाते हैं वैसे? सर मैं रात को चाहे 2 बजे सोता हूँ, चाहे 3 बजे सोता हूँ, 1 बजे, 10 बजे, 9 बजे, मैं 5:30 उठ जाता हूँ अरे वाह, विदाउट अलार्म। सुबह 5:30 बजे? हाँ उठने के बाद मेडिटेशन वगैरह? सर, सुबह 5:30 बजे उठ के मैं फ्रेशअप वगैरह होता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, 2 घंटे जिम। सोशल मीडिया या मोबाइल को कब टच करते हैं, कितने घंटे बाद? सर मैं सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं देखता। इवन आपने देखा मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, मेरा फ़ोन कभी रिंग नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा साइलेंट रखता हूँ फ़ोन को। मेरे को बहुत कम पसंद है ये सब चीज़ें। मैं सोशल मीडिया का बंदा हूँ, बट सोशल मीडिया से उतना टच नहीं हूँ। मुझे जब कुछ नॉलेज लेनी होती है तभी मैं सर्च करके देखता हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो स्वाइप अप करके कुछ नहीं देखता, मैं वो हूँ जो सर्च करके देखता हूँ जो मुझे चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि आप स्वैप वाले मत जाओ, नहीं तो वो एडिक्शन है। बिल्कुल सर, मुझे बड़ा लगता addiction है है। आपको रील नहीं, फील की जरूरत होनी चाहिए लाइफ में, तो मैं फील वाला हूँ। तो मुझे जो चाहिए ना, मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को ये एक नॉलेज चाहिए, तो मैं सर्च करके देखता हूँ। और मैं टैक का बंदा नहीं हूँ, मेरी जो पढ़ाई है वो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और जर्नलिज्म से हुई है, लेकिन मैं टैक में कैसे गया ये सब मैंने सीखा यूट्यूब से है। चलिए सर, मैं भी चाहूँगा कि आपका चैनल आए जिस पे आप ये सब बात करें। कुछ रैपिड सवाल इंटरव्यू के एंड में। आपके जीवन का सबसे बुरा दिन? सर जीवन का बुरा दिन तो कभी रहा नहीं, मैं किसी दिन को बुरा नहीं मानता। ऐसा मैं सोचूं भी तो शायद कोई एक दिन तो नहीं बता पाऊंगा कि जीवन का ये बुरा दिन होगा। हाँ, जिस दिन पिताजी हमें छोड़ के गए उस दिन को मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं था। अगर मैं उस दिन को भी बुरा मानूंगा तो जो व्यवस्था है भगवान की बनाई हुई, शायद उस पर कोई कटाक्ष कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत नेक विचार। सबसे अच्छा दिन, वाव वाला, जो मतलब अलग खुशी दिया? तो वो एक दिन जरूर है कि होता ही है कि सर हम साइकिल पे चलने वाले आदमी हैं, और जब मैं पहली बार अपनी मम्मी को फ्लाइट में लेके गया, वो दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। और मेरी मदर ने पूरे दिन कुछ बात भी नहीं की, शाम को ही की सीधा, क्योंकि वो भी एकदम स्तब्ध हो गई थी। और मेरे को लगा कि मैं एक्चुअल में ये जर्नी काफ़ी बड़ी है। मैं जब यूट्यूब से काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगा तो मेरे को ये था कि मैं अपनी मदर को कैसे बताऊँ कि अब मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगा हूँ, वो यकीन नहीं कर पाएंगी। तो उनको यकीन दिलाने के लिए मैंने एक फ़्लाइट टिकट बुक किया, उनका, मेरा, और मैंने अपने एक फ्रेंड का भी किया, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं संभाल ही ना पाऊँ, तो उनका भी कर लिया मैंने। और मेरा वो फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा कहता था कि नहीं यार योगेंद्र, जो तुम कर रहे हो ये इतना बड़ा काम नहीं है, और तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते, देखो अपन साइकिल पे ठीक है, अपन फ्लाइट में नहीं जा सकते। तो मैंने उसका भी टिकट बुक किया। और जब मम्मी को पहली बार लेके गया फ्लाइट में, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया। और उसके बाद मैं मम्मी को एक बार क्रूज़ में भी लेके गया, कोर्डेलिया क्रूज़ के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं मम्मी के लिए वो कर रहा हूँ जिसके लिए पापा की वो पगड़ी बांधी थी सर पे। और आज सर ये घर बना रहा हूँ, और अब जिस दिन घर का इनॉर्गेशन होगा उस दिन शायद मेरे लिए और भी फिर बढ़िया दिन हो जाएगा। पिताजी होते तो उनके लिए आप क्या करते? क्या ऐसा कभी मिसिंग होता है कि यार काश पिताजी होते? सर बहुत होता है। और मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ होता है कि यार पिताजी होते तो उनको शायद ये लगता कि हाँ, मेरे बेटे को जो मैंने पढ़ाया, जो किताब एक्चुअल में क्या है, वो मुझे सीख तो दे गए कि बेटा बुक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है वो नहीं देखा। वो होते तो उनको शायद पता चलता कि हाँ इसका रिजल्ट बढ़िया है। वो कहते थे कि किताबें दिमाग का घी होता है। जैसे हम खाने के साथ घी खाते हैं तो उसका टेस्ट बन जाता है, तो जो दिमाग है ना, इसका घी भी एक किताब, आप बुक पढ़ो।
तो मैं जब भी कुछ करता हूँ, कुछ भी मैं कोई भी बड़ा अचीवमेंट करता हूँ, उनको जरूर याद करता हूँ और फिर सोचता हूँ कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं। शायद उन्हीं, देखो उन्हीं का तो आशीर्वाद है जो फल फूल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, सब माँ बाप, मैं अपने जीवन में सर माँ बाप और जितने भी बड़े हैं मेरे से, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है लाइफ का एक्सपीरियंस वही देंगे। ऐसा कौन सा किताब है जो रिकमेंड करना चाहते हैं आप लोगों को पढ़ना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो लोगों को हर तरह की बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हो, आप अभी स्टूडेंट हो या क्या हो आप। और मैं जहाँ तक, देखो अगर आपने अध्यात्म को सीखना है, थोड़ा सा और अध्यात्म में जाना है, आपको सत्या प्रकाश पढ़ना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। उसको एक बार मेरे हिसाब से 16 की एज में जरूर पढ़ना चाहिए सर, पूरा ब्रह्मचर्य पे लिखा है, वो आप पढ़ लोगे तो गलत संगत में नहीं जाओगे, जो आपके हार्मोन चेंज होते हैं ना, वहाँ पे आप भटकोगे नहीं। योगी मृत भी है, योगी। मैं कहता हूँ किताब हर पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप 16-17 की एज में के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, हिंदी में भी मिल जाएगा, संस्कृत उसके बाद हिंदी मिल जाएगा, तो आपको एक है ना चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने सर वो पढ़ा है उसी एज में ही। तो मैं आपसे वैसे मैं हर तरह की बुक पढ़ता हूँ और हर तरह की बुक ही पढ़ना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो मैं निवेदन ये करूंगा, जब आप चैनल अपना शुरू करेंगे मोटिवेशन, तो पहला सीरीज आप उसी बुक के आधार पे शुरू करना। बिल्कुल सर। मतलब आप अपने भाव से उसको बताना, सो दैट जो 16 के ऊपर वाले बच्चे हैं या 16 तक वाले, वो समझ लें। तो योगी सर, थैंक यू सो मच। आपके भाव, आपका थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एकेडमी है, जो आपसे सीख पाए वो अलग है। तो आप अपने में यूनिवर्सिटी हैं, एकेडमी है। अभी तो मुझे लगता है कि आप अपने नॉलेज का 5 से 10% यूट्यूब पे दे रहे हैं। 90% जो आपका ज्ञान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिहाफ ऑफ ऑडियंस या बिहाफ ऑफ यंगस्टर, कि आप जैसे महान लोगों की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आप पढ़े हैं, जाने हैं, फील किए हैं, आप रिचुअल्स को जानते हैं, पेरेंटिंग को जानते हैं, भाव है आपके अंदर। वो भाव की बहुत कमी है, वो आपको ही पता है। आप भी गांव से रहे हैं, शहर में जाते हैं, तो एक आपका मोटिवेशनल चैनल आना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे को आपका आइडिया बेहद पसंद आया सर। और मैं जल्दी अपना एक चैनल स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं कुछ भी जो भी मैंने लाइफ में सीखा है और लोगों को बताने का ट्राई करूंगा, क्या पता किसी का लाइफ चेंज हो जाए। बिल्कुल सर। तो कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू आपको समझ में आया होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि परिस्थिति पे ज़्यादा फोकस मत करो कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, इतना पैसा आ जाए, कुछ हो जाए। नहीं, मनस्थिति को ठीक रखो। देखो अभी जो बात हुई मनस्थिति की हुई है, अगर योगी सर भी बचपन से इनके पिताजी पैसों की बात करते, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, तो शायद आप कहीं जॉब करते तो कुछ भी नहीं कर पाते। आपके इसको मजबूत किया है, इसलिए आज जेब में जो है वो। सर जमीन से जुड़े रहो, रियलिटी से टच रहो। आपने देखा मैं जैसा कैमरे के सामने हूँ वैसा ही कैमरे के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक ये, जब जीवन में आप ये चीज लेके आ जाओगे ना कि पब्लिक में भी वैसा हूँ, अकेले में वैसा हूँ, कैमरे के सामने वैसा हूँ, ऑफ कैमरा वैसा हूँ, बस लाइफ बैलेंस है। आप मेरी तरह हमेशा खुश रहोगे, कोई टेंशन। मेरा भी सर यही मानना है। सो थैंक यू सो मच योगी सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत पहला ऐसा एक इंटरव्यू है जिसमें इस तरह का डिस्कशन हुआ। चलिए सर, मुझे पैसा सर बड़ा नफरत है अर्निंग के ऊपर बात करना, क्योंकि अर्निंग मुझे लगता है आउटकम है और अर्निंग कंट्रोल नहीं है। आप बहुत कुछ पा सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा पा रहे, उनको लग रहा है बहुत है। अरे भैया, हो सकता है वो कुछ भी नहीं है। आप इसको सही तो करो, कहाँ तक पहुंच जाओगे हमें क्या पता। सही बात। लिमिटलेस ओपन स्काई है, लिमिटलेस सक्सेस है। तो थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को प्यार मोहब्बत दीजिए, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए किसी से भी, तो वो जरूर आप कमेंट करिए। तो मिलते हैं किसी और खास इंटरव्यू में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।